मैं कमिंग सर। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। विशाल, जी सर। बताइए अपने बारे में विशाल कुछ। सर मेरा नाम विशाल सिंह है। मैं सतना जिले का निवासी हूँ। सर मैंने अपनी स्कूली शिक्षा चाणक्य पब्लिक स्कूल सतना से की और मैंने अपना ग्रेजुएशन B.Com में विन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस सतना से किया और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MA हिस्ट्री में श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज इंदौर से किया। सर मेरी हॉबी साइकिलिंग है। विशाल कुछ ऐसा बताइए जिससे हम आपका चयन कर सकें। ये तो आपने वो सब बताया है जो इस डेप्थ में लिखा हुआ है, जिससे हम आपके व्यक्तित्व को और पहचान सकें। सर मैं ऐसा मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि मैं दोस्त बहुत जल्दी बना लेता हूँ और बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल व्यक्ति हूँ। तो जैसा कि टैक्सेशन में हम जानते हैं हमें कर संग्रह का कार्य करना है। इसमें हमें व्यापारियों से और व्यवसायी लोगों से डील करना है, जिसमें एक व्यवहार कुशलता बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो मेरे अंदर मैं मानता हूँ ये गुण है सर। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप उन लोगों से व्यवहार बनाकर, है ना, अपना भी काम निकलवा सकते हैं, शासन का काम ना करवाते हुए। सर इसके दोनों पहलू हो सकते हैं, लेकिन मैं इस पहलू को तवज्जो देता हूँ। तवज्जो देते हैं मतलब वो वाला पहलू भी चलेगा? नहीं सर, ऐसा मैं अपने व्यक्तित्व में उस चीज़ को नहीं पाता हूँ। अच्छा विशाल, ऐसा कुछ किया है हमने जो थोड़ा सा टैक्स से रिलेटेड हमने किसी को इंस्पायर किया हो, कुछ ऐसा काम किया हो, है ना? क्योंकि GST को लेकर बहुत ज़्यादा मिथ है, अगर आप ये समझते हैं तो आपने कभी कुछ ऐसा किया है कि GST के जो मिथ हैं उनको दूर करने की कोशिश की हो? नहीं सर, मुझे अभी ऐसा कोई अवसर नहीं मिला है और मैंने अभी इस क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं किया है। क्यों बनना चाहते हैं हम टैक्स असिस्टेंट? सर एक तो ये बहुत बड़ी एक तो सर ये मेरे जो एम्प्लॉयमेंट है ये मुझे एम्प्लॉयमेंट प्रदान करेगा और दूसरी बात सर ये कि मध्य प्रदेश की एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था MPPSC की जॉब है सर, जिससे मेरा सामाजिक और पारिवारिक स्तर भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा और मुझे सर मध्य प्रदेश शासन में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। तो क्यों हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारा एजुकेशन अगर देख रहा हूँ तो मुझे वो बेहतर दिख रहा है। हम और भी बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं और तुम्हारी पर्सनालिटी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम टीचर बहुत अच्छा बन सकते हो, है ना? तो और भी लोगों की मदद कर सकते हो ऐसे टीचर के, कि तुमने कहा भी कि तुम अच्छे से दोस्त बना लेते हो, चीज़ों को बहुत एक्सप्लेन भी अच्छे से कर देते हो, ये मुझे दिख रहा है। तो फिर टीचर क्यों नहीं, टैक्स असिस्टेंट ही क्यों? सर टीचर को सर मैंने एक विकल्प के रूप में रखा है। अगर मेरा सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो मैं शिक्षक क्षेत्र में ज़रूर जाना चाहूँगा। चलिए ठीक है। GST में कुछ खामियां नजर आती हैं आपको? सर वैसे तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं। GST में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ माइनस पॉइंट्स हैं जो हमें सुधार करने चाहिए। तो मैनेजमेंट के बारे में बताइए। सर इसमें जो एक पहले एक व्यवस्था थी कि जो स्टार्टअप्स होते थे उनको 1.5 करोड़ तक रुपए की टैक्स से छूट मिलती थी, लेकिन सर अभी ये 40 लाख ही कर दिया गया है, जिससे कि स्टार्टअप हतोत्साहित हो रहे हैं। इस कारण से हमें इस लिमिट को और थोड़ा बढ़ाना चाहिए। और सर इसकी जो फाइलिंग है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिससे हमें एक प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। आम व्यक्ति GST की फाइलिंग करने में थोड़ा उतना सक्षम नहीं है, तो हमें इसकी प्रक्रिया को थोड़ा और सरल करना चाहिए। और सरल करना चाहिए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पहले से टैक्स को ये सरल किया गया है, GST को सरल ही होते हैं। सर इसने टैक्स सिस्टम को सरल किया है, लेकिन जो इसका फाइलिंग है और जो इसका टैक्स भरने की प्रक्रिया है ये थोड़ा टफ हो गई पहले से। इंडिया की डेवलपमेंट में GST का क्या रोल है? सर सर्वप्रथम तो सर इसने टैक्स कलेक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और टैक्स इवेजन को कम किया है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा होता था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताइए। सर डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसका बर्डन इंडिविजुअल पर डायरेक्ट फॉल होता है और वो फील कर सकता है उस बर्डन को। सर जैसे कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। और सर इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिसका बर्डन हम फील नहीं करते हैं, हमें इनडायरेक्टली पे करना पड़ता है गुड्स एंड कमोडिटीज़ के परचेज के माध्यम से। ठीक है, आपकी दो क्वालिटी बताइए। सर मैं अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी देखता हूँ कि मैं किसी भी टीम को बहुत अच्छा लीड कर सकता हूँ और सर मैंने NSS में भी काम किया है, तो ये क्वालिटी मेरे अंदर अपने अंदर देख सकता हूँ। और मुझे एक और बात बताइए कि आप ही का चयन क्यों किया जाए, किसी और के लिए? ये मैं लास्ट क्वेश्चन। सर मैं 2 मिनट समय लेना चाहूँगा। सर क्योंकि मैं जो भी मानक तय किए गए हैं MPPSC के माध्यम से, मैं उन सभी में उत्तीर्ण होकर आया हूँ और अगर आप बेहतर पाते हैं कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं तो मेरा चयन होना चाहिए सर। अगर कोई व्यक्ति मुझसे ही बेहतर है तो उसको वरीयता दी जाए।
टैक्स रिफॉर्म्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम। जी सर। फ्यूचर में कोई टैक्स रिफॉर्म्स हो तो उसके लिए आपके पास कुछ सजेशन हैं? कहाँ देखते हैं आप रिफॉर्म की गुंजाइश? सर मैं रिफॉर्म की गुंजाइश इनकम टैक्स में देखता हूँ कि हम देखते हैं कि सर इनकम टैक्स बहुत कम लोग पे करते हैं। टोटल पॉपुलेशन में लगभग 10-11% लोग। इन्फोर्समेंट की बात नहीं कर रहे हैं, रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। पॉलिसी में आप क्या चेंज चाहते हैं? सर जो टैक्स पे करने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सरल होना चाहिए कि आम जनता भी इसको समझ सके, जो भी जीएसटी के माध्यम से थोड़ा एक टफ कॉम्प्लिकेटेड है। पॉलिसी के लेवल पर कुछ बताइए, किन लोगों पर टैक्स और बढ़ना चाहिए, किन लोगों को इससे मुक्त कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए, किन चीज़ों पे टैक्स बढ़ना चाहिए, किन पे कम होना चाहिए, ऐसा सर जो एसेंशियल कुछ ऐसी चीज़ें जो जो अभी की चीज़ों से थोड़ा डिफरेंट है। जी सर। सर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उन पर हमें प्रयास करना चाहिए कि टैक्स की जो रेट है वो कम से कम हो। वो तो है ही, और जो रेगुलर चीज़ें, कुछ नई बात बताइए तो आपको लगती है कि ये लोग अभी बचे हुए हैं, इनके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, इनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, या इनके ऊपर टैक्स लग रहा है इनको मुक्त कर देना चाहिए, ये कंडीशन हो, कुछ इस तरह की। क्योंकि आपने टैक्स को जाना है, समझा है। जी सर। इसलिए आपने ऐसी चीज़ें डिस्कवर की होंगी। सर मैं अभी थोड़ा ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ इस बारे में। अच्छा, कोई ऐसे कुछ लोग देखते हैं आपके जिनको टैक्स से बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ रीजंस हैं उसके? नहीं सर मैं अभी एसेस नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। अच्छा, इतिहास में आपने देखा होगा कि तरह तरह से सरकारें हमेशा टैक्स वसूलती रही हैं। जी सर। है ना? कुछ अच्छे बुरे तरीके जो आपको लगता है कि जिन पर फिर से हमें रिविजिट करना चाहिए, बताएं। सर जो बुरे तरीके थे पास्ट में उसमें सर हम जो एक टैक्स देखते हैं मुगल काल में, वो जजिया था। उसमें सर जो नॉन मुस्लिम, हाँ वो अब नहीं है सर, उसको हटा दिया गया है, वो नहीं है। और सर जो एक अच्छा टैक्स हम देखते हैं कि राजा टोडरमल के द्वारा जो लाया गया था 10 साला बंदोबस्त, वो सर बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है कि उसमें 10 सालों का एग्रीकल्चर लैंड को एसेस करके टैक्स लगाया जाता था। तो सर आज भी हम ये चीज़ कर सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बिल्कुल ही टैक्स फ्री है। तो जो बहुत बड़े किसान हैं जिनकी आय बहुत ज़्यादा है, उन पे हम ये रिफॉर्म ला सकते हैं। और इस तरह की कुछ और चीज़ें सर और एक जो टैक्स लगता था कि शेरशाह सूरी द्वारा सर इंट्रोड्यूस किया गया था जब्ती सिस्टम, वो सर एक काफ़ी अच्छा टैक्स था। उसमें भी सर लैंड एग्रीकल्चर लैंड को एसेस करके उसमें टैक्स लगाया जाता था कि उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, उसका सॉइल कैसा है, उसमें वाटर की व्यवस्था कैसी है, इन सब चीज़ों पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर उसमें टैक्स लगाते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी द्वारा ये टैक्स उस समय काफ़ी अच्छा लगाया गया था। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने भी कोई ऐसे टैक्सेस लगाए जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा तरीका था, या टैक्स लगाना या जब्ती सिस्टम जैसी कुछ चीज़ें ब्रिटिशर्स ने भी की हैं क्या? सर इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट के माध्यम से किया था, लेकिन उसमें सिर्फ उनका स्वयं का ही फायदा था। इसमें उन्होंने जमींदार और फार्मर्स का हित नहीं देखा बिल्कुल भी, सिर्फ अपने ही राजकोष का ध्यान रखा गया उसमें। ऐसा? जी सर। पिंडारीज के बारे में आपको पता है? जी सर। उनसे रिलेटेड कुछ है ऐसा? पिंडी कर लगाया जाता था सर। पिंडी कर लगाया जाता था कि जो भी पिंडारीज हैं जहाँ पे जो सर मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, ऐसा होता था कि जो भी आर्मी होती थी वो जिस गांव से गुजरती थी, जहाँ रहती थी, उस गांव को उस आर्मी का उस दिन भरण पोषण करना पड़ता था सर, उसको पिंडी कर कहते थे। विशाल जी, आपने जीएसटी पे काफ़ी बात की है ना, ये जीएसटी में रिटर्न भरने की क्या प्रक्रिया है? सर एग्जैक्ट प्रक्रिया मुझे नहीं पता है। नहीं, जैसे जीएसटी में रिटर्न मासिक भरना पड़ता है कि त्रैमासिक की वार्षिक, क्वार्टरली, मंथली, एनुअल,
ये सर, हाफ ईयरली? इसमें सर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली 4 प्रकार से भरना पड़ता है। इसके क्या क्राइटेरिया हैं? सर एग्जैक्ट क्राइटेरिया मुझे याद नहीं है अभी। अच्छा, ये जीएसटी को संघीय कर कहा जाता है ना? संघीय कर क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि सर इसमें स्टेट्स और सेंटर दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं और दोनों ही इसकी मिलकर रेट्स डिसाइड करते हैं, इसलिए इसको संघीय कर कहा जाता है। मान लीजिए मैंने एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचा है ना, तो इस पर CGST लगेगी, SGST लगेगी या IGST लगेगी? अगर सर इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है तो इसमें CGST प्लस IGST लगेगा। एक राज्य से मैं दूसरे राज्य में माल बेच रहा हूँ है ना, तो इस पर क्या लगेगा? IGST। CGST प्लस IGST। CGST प्लस IGST है ना। और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? सर 50-50% रहती है। CGST 50% एंड IGST 50%। अगर सर टैक्स 12% है तो 6% CGST और 6% IGST लगेगा। अच्छा, जीएसटी में रेट ऑफ परसेंट कितने हैं? मतलब रेट ऑफ परसेंट जो है कितने हैं? 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं? सर 6 है। 6। कौन कौन से? 0, 3, 5, 12, 18 एंड 28। कोई एक ऐसी वस्तु बताइए जिसपे जीएसटी में टैक्स भी लगता है और सब टैक्स भी लगता है, कर भी लगता है और उपकर भी लगता है। सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा विशाल जी, जैसे वेट भी एक अप्रत्यक्ष कर है जी सर। है ना, जीएसटी भी एक अप्रत्यक्ष कर है, तो जीएसटी में ऐसे कौन से प्रावधान है जो वेट में नहीं? एक मिनट सर, मैं समझना चाहूँ। जी। सर वेट में जीएसटी में सर जो एक महत्वपूर्ण चेंज आया है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का आया है, जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट तो वेट में भी है। सर वेट के साथ साथ और भी टैक्सेस लगते थे, लेकिन जीएसटी में सभी टैक्सेस को क्लब कर दिया गया है और एक ही टैक्स लग रहा है, इसलिए हम इसका फायदा ले सकते हैं। और ये सर जीएसटी में सभी टैक्सेस को क्लब कर दिया गया है, तो फिर वेट को क्लब क्यों नहीं किया? वेट का अस्तित्व क्यों है वर्तमान में? सर वेट बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में बचा है जिन पे जीएसटी अभी नहीं लग रहा है, जैसे कि पेट्रोल। क्या कारण है कि उन पे जीएसटी नहीं लग रहा है, वेट लग रहा है? सर उसका एक प्रमुख कारण ये है कि जो राज्य हैं उनको जीएसटी के कारण कुछ नुकसान हो रहा था, इसलिए कुछ कमोडिटीज़ को अभी जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया है, जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर नहीं आती हैं। बही खाता और लेखाक्रम पढ़ा है आपने? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी? जी सर। कोई 2 अंतर बताइए इनमें। बुक कीपिंग सर जस्ट मेंटेन ऑफ अकाउंट है सर, और सर अकाउंटिंग में हम पूरा असेसमेंट करते हैं, उसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें हम कंपनी की स्थिति का जानकारी हमें हो पाती है अकाउंटिंग के माध्यम से। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी वस्तुओं का लेखा किया जाता है? सर जो भी डायरेक्ट नेचर की एक्सपेंसेस होते हैं वो For हम ट्रेडिंग example? अकाउंट में आते हैं सर, जैसे कि परचेस, ऑक्ट्राय, ये सर ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। सेल्स, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है सर। और ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या याद करते हैं? सर इससे हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मिलता है हमको। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या अंतर होता है? सर एक मिनट सर, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पहुंचने के लिए सर हमें जो इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम होती है उनको भी हमें शामिल करना पड़ता है। चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स का जो है फार्मूला बता दीजिए। परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस सेल्स। सर इतना याद पा रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है सर, ओके, ठीक। थैंक यू सर। ओके।